नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस पर। तो आज हम मौलिक अधिकार इस क्लास के इस एपिसोड में हम मौलिक अधिकार बनाम राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे, यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मूलभूत अंतर जो हैं इन दोनों के बीच, इसके बारे में हम पूरी विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी कहा जाता है। तो इसे हम पूरी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, इसके प्रत्येक पहलू पर ध्यान देंगे। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पीटी के भी। ठीक है, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि चैनल है श्री कृष्ण आईएएस, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, जो कि देखिए, मौलिक अधिकार को हम फंडामेंटल राइट कहेंगे और नीति निर्देशक तत्व को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहेंगे। जो कि फंडामेंटल राइट है, ये संविधान के भाग 3 में वर्णन है इसका, और वही डीपीएसपी की बात की जाए तो यह भाग 4 में वर्णन है। ठीक है, यह सभी व्यक्ति यानी जो भारतीय हैं उन्हें जन्म से अधिकार प्राप्त है। कौन सा? फंडामेंटल राइट। लेकिन वही अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी की बात की जाए तो ये कुछ विशेष वर्गों को ही उपलब्ध हैं, प्रायः आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। इसका उद्देश्य जो है डीपीएसपी का, वो होता है आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक और सामाजिक समानता को समाज में लागू करना। और अगर फंडामेंटल राइट है, ये मूल रूप से सभी के लिए अनिवार्य किए जाते हैं, इसमें कोई विभेदीकरण नहीं होता है। लेकिन वही डीपीएसपी की बात की जाए तो इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से, जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल 32 के तहत ऑटोमेटिक ही अगर नहीं लागू होगा और कोई इससे मतलब हनन करेगा तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी को लागू कराने के लिए कानून आवश्यक हो जाता है, और इसके पालना में कानून को तो बनाया ही जाता है, लेकिन इसके लिए एक बॉडी भी अलग से बनाई जाती है। बॉडी भी बनाई जा भी सकती हैं या फिर नहीं भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन कानून आवश्यक होता है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध ये उपलब्ध हैं, इसलिए इनका चरित्र निषेधात्मक है, और ये राज्य के पक्ष में उपलब्ध हैं, यानी राज्य ही के मर्जी पर ही निर्भर करता है कि राज्य इनको कब लागू करेगा, तो इसलिए इनका चरित्र सकारात्मक है। इन्हें संरक्षित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। किसको संरक्षित करने का? फंडामेंटल राइट्स को। और ये वाद योग्य है, यानी वाद विवाद, यानी न्यायपालिका में जाकर इन पर तर्क वितर्क किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसे न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है। लेकिन जो डीपीएसपी हैं, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, अतः ये वाद योग्य नहीं है। क्यों न्यायालय नहीं जाया जा सकता है? क्योंकि आर्थिक समानता को लागू कराने के लिए अगर कमजोर वर्ग हैं, उन्हीं को तो कानून बनाकर डीपीएसपी प्रदान किया जाता है, कुछ कानून बनाया जाता है। तो फिर वो जो जिन्हें नहीं वो लाभ मिलेगा, तो वो डायरेक्ट चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इसी हमेशा वाद विवाद होते रहेगा, जो कि डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकेगा, इसलिए इसे वाद योग्य नहीं रखा जा गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है फंडामेंटल राइट्स के? कि यह राजनीतिक जनतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है, अर्थात एक भेदभाव विहीन राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है, यानी भेदभाव विहीन राज्य की स्थापना करना है। अगर वही डीपीएसपी के उद्देश्यों के बारे में देखा जाए तो आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है, अर्थात राज्य जो है नागरिकों की सहायता कर उन्हें इतना सक्षम बना सकेगा कि आर्थिक जो उपलब्ध आर्थिक अवसर हैं उनका ये लाभ ले सके। ठीक है, एक कहावत है कि
जैसे अगर घोड़ों की रेस हमेशा घोड़ों की कराई जाती है ना, कि उसमें जैसे गधा शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सबको एक लाइन से एक जो सीमा रहता है उसके आगे ही दौड़ाया जा सकता है। अगर कोई सीमा रेखा से पहले पीछे है और कोई इस किसी को सीमा रेखा से आगे रखकर ये एक समानता की दौड़ नहीं हो सकती है। इसलिए अगर जो पीछे हैं उन्हें सबसे पहले तो आप इस लाइन पर तो लाइए। इसीलिए डीपीएसपी यही करता है कि उनको सबसे पहले लाइन पर लाता है, ताकि वो समानता के रूप में दौड़ सकें। तो यही है, घोड़ों की रेस में लाता है, ठीक है? इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपवादों से भरा हुआ है, जबकि डीपीएसपी में उतना अपवाद नहीं है। अपवादों से भरा हुआ का मतलब क्या है? बहुत सारे अपवाद हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए हैं, बात तो कही गई है। लेकिन अगर अनुच्छेद अगर 15 देखा जाए तो 15 में 3 और 4 जो जोड़े गए हैं, इनमें वो कहा गया है कि जो लोक नियोजन है, जो मतलब कि जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, 16 में भी 3, 4, 16 में जो है कि लोक नियोजन में जो है इसमें आपको कुछ छूट दिए जाएँगे जो कि कमज़ोर वर्ग हैं। 15 में कहा गया है 15, 3, 4 में कि जो भी मतलब कि 15 में तो ऐसे कहा गया है कि आपको मतलब कि भेदभाव से मुक्त समाज की स्थापना करना है, यानी किसी से भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जातिगत, धार्मिक आधार पर, लिंग के आधार पर कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए यानी पॉजिटिव बढ़ाने के लिए कुछ अवसर की समानता प्रदान की गई है, तो ये अपवाद है। तो ये इसलिए फंडामेंटल राइट्स अपवादों से भरा है, लेकिन डीपीएसपी अपवादों से मुक्त है। फंडामेंटल राइट जो है वो मूलतः स्वतः से प्रभावित होता है, लेकिन जो डीपीएसपी हैं राज्य को न केवल कानून बनाता है बल्कि इन्हें कानून लागू करने के लिए उपयुक्त संसाधनों का निर्माण भी करना होता है, संस्थानों का, ये तो पहले ही बता चुके हैं। एफआर का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। लेकिन वही अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो इसमें क्षेत्र सीमित है, अर्थात ये नागरिकों के कुछ वर्गों को ही उपलब्ध हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये मानव सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये जो है मानविक सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है? इसके बाद अगर देखा जाए तो डीपीएसपी हैं ये समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। डीपीएसपी जो हैं ये समाप्त भी किया जा सकता है, कब? जब आपातकाल हो तो ये समाप्त भी किए जा सकते हैं, ठीक है? और ये भी समाप्त किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे 21 जो है राइट टू लाइफ, इसको छोड़ दिया जाता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो ये रहा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का बीच में अंतर, ठीक है? तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इतना जो डिफरेंशिएशन है, ये आप अगर पॉइंट वाइज़ अगर लिख देते हैं तो ये काफ़ी होता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।